हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। अब प्रश्न देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसे नामित किया गया था? सही जवाब होगा किसी को भी नामित नहीं किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो शिष्यों को उपदेश दिया था, और जिसमें हमें पता चलता है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, नामित नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन को क्या दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के लिए अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यानी जैनियों के ये अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। कौन? श्रवण बेलगोला की स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा यानी मूर्ति। ये गलत दिया जा रहा है। अंतिम ना जाकर के यहाँ पे क्या होता? प्रथम होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो गलत दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। बाकी ऑप्शनों को एक बार जरूर पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये बिल्कुल सही दिया जा रहा है। अच्छा, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि बता दीजिए कि कौन सा बौद्ध मठ जो है वो सबसे बड़ा है। तो तवांग बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में वो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग याद नाम रखिएगा, तवांग नाम याद रखिएगा, तवांग। नेक्स्ट है कि खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो सही दिया जा रहा है। और होयसवेल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही दिया जा रहा है। और ये है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जानते हैं। अब कैसे ये हमें पता चलता है? तो बताया जाता है कि पूर्वी मालवा, याद रखिएगा कौन सा मालवा? पूर्वी मालवा के क्षेत्रों में चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख देखने को मिलते हैं। 3 अभिलेख, और इसी 3 अभिलेखों पे लिखा गया है शकों पर विजय की जानकारी हमें मिलती है 3 अभिलेखों से। इसीलिए हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को शक विजेता के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी शकों पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम। यानी हाजी बेगम को हम लोग हमीदा बानू बेगम के नाम से भी जानते हैं, हमीदा बानू बेगम के भी नाम से जानते हैं। ये जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी, और इन्होंने 1565 में, याद रखिएगा 1565 में इन्होंने क्या किया था कि मकबरा 4 बाग शैली में बनवाया था। यानी इन्होंने जो मकबरा बनाया था वो 4 बाग शैली में बनवाया था, जो कि कहाँ पे? दिल्ली में बनवाया था। तो इतनी बातें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय लिया वह थे। यानी कहा जाता है कि औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को विजय प्राप्त किया था? सही जवाब हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को उसने 1686 में बीजापुर को जीता, और 1687 में उसने गोलकुंडा को अपने नाम कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे देखते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बिल्कुल ये सही दिया जा रहा है कि वो बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ये भी सही दिया जाता है कि जौक और उल्लाह खां जो थे वो उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ये भी सही दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो जाहिर सी बात है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से तीनों ऑप्शन सही है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। तो चौथा नंबर देखते हैं कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में लेता था। ये गलत दिया जा रहा है। ये 1 लाख रुपए से अधिक पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना जो हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। याद रखिएगा कि बैरकपुर जो था वो 34वें, याद रखिएगा 34वें इन्फेंट्री नेटिव के सिपाही थे मंगल पांडे। और इन्होंने ही क्या किया था कि 29 मार्च 1957 को क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। अब एक तरफ दिया गया है संघ और एक तरफ दिया गया है उसकी जो संस्थापक है उसके नाम। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहला दिया गया है रिवॉल्ट ग्रुप। रिवॉल्ट ग्रुप के जो संस्थापक हैं वो सूर्यसेन हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए पहला दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिक और यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये दोनों बातों को आपको याद रखना होगा।
इसका हुआ था 1924 में, ये हुआ था 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसके कौन हो जाएंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। और डी दिया जाए पंजाब नौजवान भारत सभा, ये हो जाएंगे आपका भगत सिंह हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, तब 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यानी 5 1 2 4, और 5 1 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया जा रहा है। तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाए कि जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, कब आया था 1928 में, तो उसका विरोध क्यों किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि साइमन कमीशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे कि ये 3 फरवरी 1900 का आए थे और यह द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए आए थे, क्योंकि 1919 में भारत में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और द्वैध शासन की समीक्षा यानी उसकी जांच करने के लिए आए थे। लेकिन जांच में एक भी भारतीय नहीं सदस्य थे, यानी जो जांच किया है तो वो सब अंग्रेज ही थे। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया था कि उनका विरोध किया था, और इसी विरोध के कारण क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसकी भी बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आधारित है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है, क्योंकि साइमन कमीशन जब 1928 में आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी और उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डुरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। कौन, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किससे, तो लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और आपसे बता देना चाहता हूँ कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि स्पीति घाटी कहाँ पे है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन वहाँ के मूल निवासी नहीं है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो रेंगमा जो है वहाँ के मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जो है ये नागालैंड के निवासी हैं, याद रखिएगा, कहाँ के, तो नागालैंड के ये निवासी है। बाकी सब हो जाएगा, हालचू हो जाएगा, ओंजे हो जाएगा, सुम्पेन हो जाएगा, ये वहाँ के मुख्य निवासी हैं। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है किस नदी के द्वारा। ये तो सभी को पता होगा, और बिहार में खास करके जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि सबसे नदी का जो मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो फेमस है, कौन सी, तो कोसी नदी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा, यहाँ पे कोसी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट, याद रखिए, मिट्टी का नाम है पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है बिहार के किस जिले में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम चंपारण में मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है। तो चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है, तो ये हो जाएगा गांधी सागर बांध, याद रखिएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछा जा रहा है तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, निम्न में से पूछा जा रहा है, निम्न में से पूछा जा रहा है। तो अगर निम्न में से पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो भंडार या उत्पादक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है, तो हरियाणा में। हरियाणा में 64% टीन है, हरियाणा में 64% टीन है जो कि भंडार है। अगर आपसे उत्पादन पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हरियाणा नहीं है, इसलिए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएंगे। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन क्या दिया गया और पूछा क्या जा रहा है। प्रमुख भंडार अगर ऑप्शन में हरियाणा होता तो हरियाणा हो जाता, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ मार्च जो है वो 36% ही टीन उत्पादन करती है। हरियाणा के पास भंडार है 64%, लेकिन ये उतना उत्पादन नहीं कर पाती है।
नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रथम स्थान तो तमिलनाडु है, लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखा होगा कि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा है वो तमिलनाडु में ही है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है। तो दूसरा राज्य कौन हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या सही हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। इसके बाद आपका याद रखना होगा, गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र याद रखना होगा, यानी आपको तीनों नाम तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, और ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है तो गुजरात सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों पर से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को निमित किया गया है, यानी 2020 में। याद रखिएगा यहाँ पे, तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक के हुबली में। याद रखिएगा कर्नाटक के हुबली में हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी किस देश की भाषा बोल सकते हैं सुनामी है, तो यह एक तरह का जापानी भाषा है। सुनामी जो है एक तरह का जापानी भाषा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मोरक्को की राजधानी रबात, यहाँ पे बोला जा रहा है मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है, ये सही है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, ये भी सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ये भी सही है। और केप वर्डे की राजधानी बामाको, ये गलती दिया जा रहा है, क्योंकि केप वर्डे की राजधानी जो है वो प्राया है। याद रखिएगा प्राया, तो इसकी राजधानी जो है प्राया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर से संबंधित जो है वो बोला जा रहा है। तगलुहात जो है एक तरह का गर्म जल धारा है जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। अब जान लेते हैं फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा जो है एक तरह का गर्म जल धारा है जो कि अटलांटिक महासागर की है। कनारी किस तरह का जल धारा है, तो कनारी एक तरह की ठंडी जल धारा है, याद रखिएगा। और ये भी कहाँ है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में। क्यूराइल जो है एक तरह का, ये भी ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील हो जाएगा वो बैकाल झील हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो यह जॉर्डन इजराइल में है। याद रखिएगा, सॉरी ये आपका रूस में है। बैकाल झील जो है वो रूस में है, और मृत सागर जो है ये जॉर्डन इजराइल में है। वहीं पे टिटिकाका झील कहाँ पे है, तो ये साउथ अमेरिका में है। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, पेरू और बोलिविया के तट पे स्थित है। इसके अलावा आपको विक्टोरिया कहाँ पे है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका के बुरुंडी में है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी होगी। एक, आपको यहाँ पे बोला गया है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों का सलाहकार, अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अगर आपसे संवैधानिक सलाहकार पूछा जाएगा तो आपको BN राव याद रखना होगा। संवैधानिक सलाहकार BN राव हो जाएंगे, और अल्पसंख्यकों का सलाहकार जो हो जाएंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। वहीं पंडित नेहरू को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिएगा। पंडित नेहरू जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे। BN राव के बारे में आपने बता दिए। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको हम बता देते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं करता है, तो मध्य निर्देश जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 47 के अंदर। काम का अधिकार, याद रखिएगा काम का अधिकार जो हो जाएगा वो भी आता है आर्टिकल 41 से 43 के मध्य में आता है। और नीति निर्देशक तत्व तो याद रखिएगा ये 36 से 51 के मध्य है। 36 से 51 के बीच में जो भी आएगा वो सब नीति निर्देशक तत्व हो जाता है। 41 से 43 कौन हो जाएगा, काम का अधिकार। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 से डी में आता है। अनुच्छेद 39 डी में आता है। और सूचना का अधिकार जो होगा एक तरह से मानव अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये नीति निर्देशक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। अगर आप सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत राष्ट्रपति, सामूहिक लोकसभा के प्रति, तो ऑप्शन नंबर 27 का डी सही हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होते हैं। वो राज्यसभा का पादेन क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं।
नेक्स्ट होता है कि भारत में न्यायिक पूर्वालिकोन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 226 से ये सभी जो है वो उसकी शक्तियों के पूर्वालोकन को दर्शाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तथा उच्च न्यायालय दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? याद रखिएगा कि विधान पालिकाओं का अगर उच्च सदन पूछा जाएगा तो वो विधान परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30 का। याद रखिए 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे संसद का पूछा जाएगा तो संसद का हो जाएगा राज्यसभा जो होगा वो उच्च सदन और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है। यहाँ पर निम्न सदन कौन हो जाएगा? तो विधानसभा जो होगा वो निम्न सदन हो जाएगा। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। कब? तो ये जून 1983 में इसका गठन किया गया था। जून 1983 ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला का नाम कौन है? तो इनका नाम है रोज मिलियम बैथू। रोज मिलियम बैथू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 79वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1999 में हुआ था और इसी में क्या किया गया था? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों को आरक्षण दिया गया था। अनुसूचित जाति के लिए कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। इन बातों को आपको याद रखना होगा और इसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 1945 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो श्री माओ भंडार नायके जो थी वो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री और विश्व के भी ये पहली प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी। और ये कब बनी थी ये भी याद रखिएगा 1960 में। ये कब बनी थी? 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तंत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से उत्सर्जित होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी थर्मल पावर प्लांट जो होगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। दूसरा दिया गया है कि ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है। ये गलत है। ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है जिसे हम लोग CO के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हमारे यहाँ जो AC रेफ्रिजरेटर फ्रिज है उससे उत्सर्जित होता है। तो जो बी है वो सही मिलान नहीं है। वहीं पे जलमग्न धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड ये सही है। साथ ही साथ मीथेन भी याद रखिएगा कि जो धान के खेत है वहाँ से मीथेन भी उत्सर्जित होता है। ये भी एक तरह से क्या है कि हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। और ईंट के भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों उत्सर्जित होते हैं। तो ये भी सही दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सुमेलित नहीं हो जाएगा। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 37 का सी सही हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव जो है वो इनसाइडर के लेखक है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित है। ऑप्शन नंबर 38 का बी सही होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है ये, और ये राष्ट्रपति भवन के पीछे जो है वो मुगल गार्डन स्थित है। याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना, यानी समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुआ था। याद रखिएगा 1956 से 1961 के बीच हुआ था। और इसे PC महालनोबिस से मॉडल पर आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे M विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। और यह पुस्तक 1934 में लिखी गई थी। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1934 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है मैथ के प्रश्नों को एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न है। आप वीडियो को एक बार जरूर पॉज कर लीजिएगा और इसे पॉज करके इस प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न ना बने तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इन प्रश्नों को अलग से आपको वीडियो बना करके शो किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है मक्का पौधे में परागन होता है। याद रखिएगा मक्का के पौधे में जो परागन होता है वो वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है।
हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय के दूध में भी अधिक होता है, बकरी के दूध में और स्त्री के दूध में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है वो मेघनाथ साहा का है, याद रखिएगा, मेघनाथ साहा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कि जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण पे, और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। न्यूटन यानी फोर्स होता है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का इकाई है। नेक्स्ट है कि नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.4। ये 2 से 3 के बीच में होता है, यहाँ पे 2.4 सही हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन कहलाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। शैवाल का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का जो खाने योग्य भाग है उसे हम लोग एरिल कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग एरिल या मांसल कहते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जो पाई जाती है वो जबड़े की मांसपेशियां जो होती है वो सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये ब्रॉड शा है। ब्रॉड शा जो है वो स्कूटर के क्या है? आविष्कारक है, और इसका आविष्कार 1919 में उन्होंने किया था। 1919 में किया था। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो हो जाएगा, देखिए, अगर आंतरिक अंग पूछा जाएगा तो यकृत हो जाएगा। अगर ऐसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा तो वो त्वचा हो जाएगा। लेकिन अंदर का पूछा जा रहा तो यकृत यानी लीवर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? लीवर याद रखिएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है जिसपे ना पॉजिटिव होते हैं ना वो कि वो नेगेटिव होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसीलिए आवेशहीन कण के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था वो ह्यूगो डू ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुक्रोज को कहा जाता है। इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि टेबल शुगर के नाम से किसे जानता है, या सुक्रोज, इसी को केन शुगर, इसी को सामान्य चीनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक दिया गया है कथन और उसका दिया गया है नीचे में ऑप्शन के रूप में निष्कर्ष। तो कथन का निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा ये हमें बताना है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी यानी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर जो वस्तु का जो भार है उससे अधिक भार लगाएंगे तभी वो आगे की ओर मूव करेगा। अब यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आपको मैं सही से बता देता हूँ। सही क्या हो जाएगा? तो एक बार गाड़ी चलने पे क्या हो जाएगा कि घर्षण कम हो जाएगा, उसके बाद हमें कम ताकत लगाने की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं और शिकार भी करते हैं, इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं, यानी दिशा निर्देश किया जाता है, जिससे वो शिकार को पकड़ने में मदद मिल जाती है। नेक्स्ट है कि डेसिबल किसे मापने का प्रयोग किया जाता है? ये तो बच्चों का प्रश्न है, सभी को पता होगा। डेसिबल से हम लोग ध्वनि को नापते हैं, याद रखिएगा, ध्वनि को नापते हैं, यानी ध्वनि की इकाई है। परमाणु नाभिक के अभ्यय परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सरफेस पे पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है यहाँ पे दिया जा रहा है? तो आते हैं कथनों पर, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया जा रहा है कि NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये सही दिया जा रहा है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, यह भी सही दिया जा रहा है। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं, यह भी सही दिया जा रहा है। और बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है, ये गलत दिया जा रहा है। ये प्राकृतिक में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूनियर फर्डिनैंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस के। याद रखिएगा कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है हाल ही में। नेक्स्ट हो जाएगा कि किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पाइवट यानी PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है। किस बेस्ड पे ये विकसित किया गया है या किसके द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो IIT मद्रास के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 67 का डी सही हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है, तो ये कैंसर का पता लगाने के लिए ये काम करता है, ये कैंसर का पता लगा लेता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया, और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करंट अफेयर के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था। इन्होंने जो जीता था वो सिल्वर मेडल जीता था, और इन्होंने कितना दूर फेंका था, तो 88.13 मीटर इन्होंने भाला को फेंका था। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप एक इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल, याद रखिएगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो पूरे एशिया में जो केरल है वो प्रथम स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुलिका मान का संबंध किससे है, तुलिका मान का जो संबंध है वो जूडो से है, याद रखिएगा जूडो से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा भारत हो जाएगा। रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे, तो यह भोजपुरी लोक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और ये बिहार के रहने वाले थे, ये लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा लोक नर्तक और थिएटर कलाकार होते हैं, ये कौन थे, ये थिएटर कलाकार थे। नेक्स्ट हो गया कि PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो PM श्री योजना जो शुरू किया गया है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा किससे, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन स्थल कौन सा है, यानी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो स्थान रखा गया, आयोजन का स्थान, ये कोलकाता रखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो पहला देश जो बन गया है वो यूके बन गया। कौन बन गया है, यूके बन गया है। 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है, आर्टेमिस 3 तो ये है किसका, अमेरिका का। ये किसका है, अमेरिका का ये क्रू मून लैंडिंग मिशन है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है, तो भारत का पहला जो राज्य बन गया है वो गोवा बन गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है ये शहरी और आवास यानी आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है, यानी किस देश ने इसकी खोज की है, इसकी खोज चीन के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, या कौन सा देश करेगा, हाँ कौन सा देश करेगा, सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है, तो मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है ये गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया है। किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है, एजुकेशन 4.0 इंडिया किसने ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू किया है, ये प्रीवियस वीडियो में भी प्रश्न था। सही जवाब क्या हो जाएगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, यह विजेता कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेहान करुणा तिलका हो जाएगा, सेहान करुणा तिलका हो जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है, ये नामित किसे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपा मलिक को नामित किया गया है। मार्च 2024
मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो यह विस्तारा का विलय किया जाएगा। विस्तारा का विलय टाटा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका के किस राज्य में स्थित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका के ये हवाई द्वीप में है, याद रखिएगा, हवाई में हो जाएगा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे पूछा है नेजल कोविड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा यह विकसित किया गया है। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट, याद रखिएगा निजी यानी प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? सही जवाब क्या हो जाएगा 90 का? अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? अभी हम लोग पता है कि 5G का ट्रायल चल रहा है और अभी 5G है वो जिस राज्यों सभी राज्यों में क्या है अभी फ्री चल रहा है। जब तक ये ट्रायल चलता रहेगा तब तक ये फ्री रहेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में पूरी तरह से ट्रायल कंप्लीट हो चुका है? तो वो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 91 का बी सही हो जाएगा। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? तो ये कब गाया जाता है कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक प्रश्न आपके लिए, लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। ये है कहाँ पे? तो ये है राजगीर में। ये कहाँ पे है? राजगीर में है। नेक्स्ट है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो यह गया में है, याद रखिएगा। गया में फल्गु नदी के तट पे है, फल्गु नदी के तट पे। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बक्सर डुमरांव में हुआ था। बक्सर डुमरांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? अजय नदी का उद्गम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये कहाँ से होता है? तो जमुई से होता है। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो बिहार का प्रथम जो राज्य पे रहा वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे? कहाँ नहीं, यहाँ पे कहाँ पे किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए मदद देने की घोषणा की है? तो सूखा से प्रभावित के लिए 3500 और बाढ़ से प्रभावित के लिए 6000 रुपया। नेक्स्ट है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी ऑर्नाक्स किस देश की लेखिका है? ये किस देश की लेखिका है? तो ये फ्रांस की लेखिका है और ये इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 100 महत्वपूर्ण सवाल थे। बच्चों का कमेंट था सर 100 प्रश्न करवाइए। आपके लिए 100 प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो को एक बार जरूर अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मिलते हैं 7 बजे। धन्यवाद।